ये कैपेसिटर है, राइट। ये एक फिक्स स्मूथ वर्टिकल फ्रेम ऑफ वायर, और ये एम मास की रॉड है ना। Resistances of all the wires is 0. The given wire is released from rest. Find the speed acquired by it as function of time t. ये हमें पता। Find the speed acquired by it as function of time t. There is no resistance in the wire. हाँ बेटा, कैसे करेंगे इसको? क्या वेरिएबल अज्यूम करोगे, ये बताओ सबसे पहले। सर 1 मिनट रुकिए ना। हम्म,
So gt by 1 minus b square l square c by m. क्या mg बाई gt gt बाई 1 minus b square l square c by m. नहीं 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 नहीं, वन माइनस नहीं आएगा, m प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी, ऐसा है। तुम्हारा डिपेंडेंस तो सही आया है, प्रोपोर्शनल आ रहा है टाइम के, थोड़ा सा कुछ गलती हुआ है, देयर सीम्स टू बी सम वेरी माइनर मिस्टेक। देखो जरा, और किसी का कुछ और आंसर आया क्या बच्चों? इसके अलावा और कुछ आंसर आया हो? हाँ सर, प्लस आता है वहाँ पे, दिख गया मिस्टेक। mgt देखो, m plus b square l square c ना। हम्म हम्म। भाई देखो कैसे करेंगे इसको, ये किसका आया, ये सॉल्यूशन किसका आया बेटे? कौन है, अभिषेक है क्या? सर रुद्र। रुद्र। देखो, मान लेते हैं कि इसमें p वेलोसिटी आ गई। अच्छा, एक चीज यहाँ पर हमने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिखा है। मैग्नेटिक फील्ड मान लो गोइंग इनटू द प्लेन। अब mg की वजह से ये वायर की स्पीड बढ़ेगी तो सही, स्पीड बढ़ेगी तो ये अंदर जाने वाली फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, तो करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करना चालू करेगा। और v क्रॉस b के हिसाब से भी देख सकते हैं कि इस तरह की बैटरी इसके अंदर बन जाए। मान लेते हैं t टाइम पे I करंट फ्लो हो रहा है और v इसकी वेलोसिटी है, तो बी एल बी ईएमएफ हो जाएगा, है ना? तो क्या होगा, अच्छा इस पे चार्ज की अगर बात करूं तो Q बराबर होगा बी एल बी इंटू सी। अब बेटे इसको डिफरेंशिएट कर दें अपन, तो करंट आ जाएगा, करंट को लिखेंगे डी क्यू बाई डी, तो वो हो जाएगा बी एल सी इंटू डी वी बाई, ये एक इक्वेशन अपने पास आ जाती है यहाँ से। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो वायर पे डायनेमिक्स की इक्वेशन लिखें तो वो क्या बनेगी, एम जी माइनस आई एल, है ना? आई डी एल क्रॉस बी, आई एल बी का ये बराबर आएगा एम डी वी बाई, और एम जी माइनस आई को क्या लिख दूंगा, डी एल सी डी वी बाई डी टी। ये आई की वैल्यू मैंने पुट कर दी इक्वेशन 1 से ला करके, इंटू एल इंटू बी इज इक्वल टू एम डी वी बाई, तो क्या हो जाएगा, एम जी इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, कॉमन आया, और फिर क्या हो जाएगा, एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर। तो यहाँ से dv बाई डी टी कितना आ गया बेटे, देखो dv बाई डी टी आ गया एम जी अपॉन एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर। देखो dv बाई डी टी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड, एंड
RHS में देखो इट इज कमिंग आउट टू बी कांस्टेंट, वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, किसी भी वेरिएबल पैरामीटर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये रॉड मूव कर रही है। आप इसको इंटीग्रेट करके या डायरेक्टली वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, mgt अपॉन m प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी, या जैसे तुम बता रहे थे उस फॉर्म में भी लिख सकते हो, gt अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी बाई, ये बात समझ में आई भाई सबको? जैसे देखो एक और सवाल है, तो शायद तुम्हारे शीट में भी होगा, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में कुछ इस तरह का डायग्राम बना के दिया हुआ है कि भाई ये कोई एक वायर सेगमेंट है, और ये इस तरह से मतलब ये एक सेल जैसा अपन ने बनाया, इस वायर का मास है m, और हम क्या करते हैं कि इसको मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखा हुआ है। अच्छा वैसे इस क्वेश्चन में क्या है, EMI का यूज नहीं है वैसे, है ना, ये मैं एक तरीके से आउट ऑफ द टर्न मैंने एक क्वेश्चन दे दिया है। हम क्या करते हैं कि इस वायर में से, यहाँ पर ये कुछ इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, हम क्या करते हैं, अ करंट pulse is passed through the wire, so that a charge Q flows through the wire in very small. A current pulse is passed through the wire so that a charge Q flows through the wire in very small time. Find the maximum height up to which the wire jumps in the air. कितनी मैक्सिमम हाइट तक वायर जंप करेगा, ये हमको पता
देखो बेटे क्या होगा, इस वायर में जैसे ही इस डायरेक्शन में हम करंट फ्लो कराएंगे, आई डी एल क्रॉस बी के हिसाब से इस पे फोर्स लगेगा, और वो फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। इम्पल्स ऑफ फोर्स अगर निकालो तो वो हो जाएगा एफ डी टी, यानी आई वायर की लेंथ तो एल, तो ये हो जाएगा आई एल बी डी, और आई डी टी को क्यू लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा बी एल क्यू। ये इम्पल्स ऑफ फोर्स इतना आ जाएगा। अब इम्पल्स को चेंज इन मोमेंटम के बराबर कर दो, तो आ जाएगा बी एल क्यू इज इक्वल टू एम वी, मतलब कितनी स्पीड इसके पास आ जाएगी, तुरंत ही आ जाएगी, बी एल क्यू बाई एम। अब जैसे ये वायर उछलेगा, करंट बहना बंद हो जाएगा इसमें से, सर्किट ब्रेक हो जाएगा क्योंकि, तो फिर इसके बाद सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता रहेगा। तो मैक्सिमम हाइट पता करने के लिए क्या करूं, एनर्जी कंजर्वेशन कर दूं। अभी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर बाई टू जी, यानी बी स्क्वायर एल स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इंटू टू इंटू, इतनी मैक्सिमम हाइट तक ये वायर जंप करेगा। सर वो सर्किट ब्रेक क्यों हो जाएगा जंप करेगा तो? अरे ये देखो, ये अभी तो क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डूबा हुआ है ना ये वायर, जैसे ही हाँ, जंप करेगा तो इससे बाहर आ जाएगा। तो बाहर आएगा कि नहीं वो हमें कैसे पता? अरे वो तो बहुत छोटा था, मतलब ये जो पार्ट दिया हुआ है ना, दिस इज नेग्लिजिबल, जो इसके सॉल्यूशन के अंदर है, ये लेंथ बहुत छोटी सी है, ऐसा ठीक सर ठीक है। है। द पार्ट ऑफ वायर इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज वेरी स्मॉल। अब देखो, हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो सारे के सारे मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड किए थे। अब अपन बात करते हैं किसकी, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक। जैसे अगर किसी रीजन में टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो उससे भी तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है ना। हम यहाँ पर देखो ध्यान दें कि जैसे ये कोई अपने पास एक लूप, सर्कुलर लूप, या सिंपली अपन ऐसा करें कि लेट अस टेक अ सोलेनॉइड,
ये हमारे पास सोलेनॉइड और हम क्या करते हैं, इस सोलेनॉइड में हमें दिया हुआ है देयर आर n टर्न्स पर मीटर और I करंट इसमें से फ्लो हो रहा है। और इसके बाहर हमने क्या किया हुआ है, एक मैग्नेटिक कॉइल रखी हुई है कुछ इस तरह। उसमें कैपिटल N टर्न्स है ना, और पूरा क्लोज लूप बना रही है। एरिया ऑफ रेडियस ऑफ सोलेनॉइड हमें दी हुई है कितनी, स्मॉल r, और रेडियस ऑफ ये जो बाहर वाली जो कॉइल है उसकी रेडियस हमें दी हुई है कितना, 2r। तो हमें क्या करना है, और इसमें हमसे कहा जाए कि द करंट इन द solenoid becomes zero in time capital T। तो हमें पता करना है फाइंड द EMF induced in the, ये हमें पता करना है। कॉइल में, बाहर वाली कॉइल में कितना EMF इंड्यूस होगा।
हाँ बेटे, क्या आया? देखो भाई, ये सोलिनॉइड कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? म्यू नॉट एन आई। मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं एरिया से, लेकिन पूरी कॉइल का एरिया नहीं लेना है हमको। एरिया सिर्फ कौन सा लेना है जिसमें से कि मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो सिर्फ अंदर से पास हो रही है, बाहर तो ये सॉलिनॉइड कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो एरिया हम कितना लेंगे? पाई स्मॉल आर स्क्वायर ही एरिया लेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना। मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स कर दो। ठीक है। अब देखो, बेसिकली ये जो ईएमएफ इंड्यूस पूछ रहे हैं वो इंस्टेंटेनियस तो नहीं पूछ रहे होंगे, एवरेज ही पूछ रहे हैं। तो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस को क्या लिख देंगे? डेल्टा फाई बाई डेल्टा। कितना फ्लक्स था? ये जीरो हो गया, तो माइनस ऑफ फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एन डिवाइडेड बाई टाइम टी कर दो। तो आ जाएगा म्यू नॉट स्मॉल एन कैपिटल एन आई पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल। ये एवरेज ईएमएफ इंड्यूस कितना? अब देखो, ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है बेटे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ? इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें भाई? ये कॉइल थी, कॉइल टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई, उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो गया, मतलब कोई फोर्स लगने लगा, है ना? ध्यान दो कि ये जो कॉइल है, इस कॉइल के इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग, अगर इसमें करंट फ्लो करने लग गया मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लग गए। उन इलेक्ट्रॉन्स को मूव किसने करवाया? मोशनल ईएमएफ का रीजन अपन ने समझा था कि जब अपन वायर को मूव करवाते हैं तो वायर के साथ उसके इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करते हैं। और वायर के साथ जब उसके इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगता है। ठीक है। उसकी वजह से वो वायर के एंड पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, है ना? और यही फोर्स बेसिकली किसका काम करता है? ईएमएफ का। बेसिकली ईएमएफ होता क्या है? इट इज वर्क डन बाय बैटरी फोर्स इन moving a unit positive charge in the path indicated। उस इंडिकेटेड पाथ में मूव करवा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाने के लिए जो बैटरी फोर्स का वर्क होता है उसी को तो हम ईएमएफ कहते हैं। जैसे कोई हमसे बोल रहा है साहब इस लूप में कुछ ईएमएफ इंड्यूस हो गया, इसमें मैग्नेटिक फील्ड था और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये टाइम के साथ बढ़ रहा था, अंदर जाने वाली फील्ड लाइंस टाइम के साथ बढ़ रही थी। तो भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप मूव करेंगे तो पॉजिटिव वर्क आएगा क्लोज पाथ में। और वो जो पॉजिटिव वर्क, जो वर्क पर यूनिट चार्ज आ रहा है उसी को क्या कहेंगे? इस पूरे लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है।
अब ध्यान दो, मैग्नेटिक फोर्स का वर्क नहीं हो सकता, दैट कैन नॉट बी द फोर्स ऑफ वर्क ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। हमने देखा मैग्नेटिक फोर्स का वर्क तो जीरो होता, तो वो कौन से फोर्स का वर्क है ना? हम बेसिकली फोर्स लगना चाहिए, तभी ये ईएमएफ इंड्यूस होगा। नाउ हाउ दिस फोर्स गेट्स जनरेटेड व्हेन वी हैव अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड? तो लोगों ने इस कंक्लूजन पे लोग पहुंचे बच्चों, उन्होंने कहा कि भाई क्या है, इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, या हम यूं कहें कि द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड is itself a source of electric। ये मैग्नेटिक फील्ड जब टाइम के साथ वेरी करने लगेगा तो क्या होगा, इस रीजन में इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। मैंने अपोजिट डायरेक्शन में बना दिया। करंट किधर फ्लो होगा भाई? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ रहा है तो इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, जो मैं ये ग्रीन एरो में बना रहा हूँ। और क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ है, मतलब इस तरफ फोर्स लगा है, और वो फोर्स ऐसा है कि उसका क्लोज्ड पाथ में नॉन जीरो वर्क आ रहा है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स तो नहीं हो सकता। ध्यान दो, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नहीं हो सकता। वो फोर्स जो है वो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही। द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज इटसेल्फ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड which is non-conservative in nature, which is non-conservative, and it forms a closed, which is non-conservative and it forms a closed, okay? Time varying magnetic field produces electric, time varying magnetic field produces electric, and ध्यान दो कि the presence of this wire is not necessary, even if we have time varying magnetic field in vacuum, even if there is a time varying magnetic field in vacuum, an electric field gets induced, है ना?
ध्यान दो बच्चों, पहले अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सोर्स होता है, कौन सा? चार्ज पार्टिकल्स। लेकिन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होता है। अब देखो रिलेशन क्या होगा। मान लो कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंड्यूस हुआ है, इफ वेक्टर ई इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, then force on a charge q in that field को हम लिखेंगे q e वेक्टर, which implies force per unit charge कितना होगा, is equal to e वेक्टर। और इस फोर्स को अगर मैं dl वेक्टर के अलोंग इंटीग्रेट कर दूं क्लोज्ड पाथ में, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड के बराबर। और ईएमएफ इंड्यूस को एज पर फैराडेज लॉ हम माइनस डी फाई बाई डी टी पे लिख सकते हैं। एफ को वेक्टर ई से रिप्लेस कर दो, तो ई इंड्यूस्ड डॉट डीएल ये किसके बराबर होगा? माइनस डी फाई बाई। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जो कि हमें टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन बताता है। ठीक है? जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि एक ऐसा रीजन है which is cylindrically symmetric region of time varying magnetic field, ये बाउंड्री में दी गई, इसकी रेडियस कैपिटल आर, और मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है इस रीजन में, जिसकी डायरेक्शन है गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द, रेडियस है कैपिटल आर, अंदर मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है और बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, और ये रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है? हमसे पूछा जा रहा है कि इफ मैग्नेटिक फील्ड वेरीज विद टाइम, if B inside the cylindrical region varies with time, then find the intensity of electric field at distance small r from the center of symmetry। ठीक है बेटे, जैसे यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पर फील्ड क्या होगी ये हमें पता लगाना। अब देखो पहले तो आप इस बात को समझो कि ये फील्ड की लाइंस कैसी होंगी। ये फील्ड की जो लाइंस होंगी ना, वो
either they will be in clockwise direction or they will be in anti-clockwise direction, and those field lines will also be centered around the center of symmetry of this, इसके अराउंड ही centered होंगे। देखो कैसा होगा, जैसे बी टाइम के साथ बढ़ रहा, तो अगर बी टाइम के साथ बढ़ रहा है तो क्या होगा, अंदर जाने वाली फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा इंड्यूस होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की फील्ड लाइंस बनेगी। है ना, और वो हर जगह बनेंगी, नॉट जस्ट एट वन पर्टिकुलर डिस्टेंस, दे विल बी फॉर्मिंग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स लाइक दिस, और वो बाहर वाले रीजन में भी होंगी, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर वाले रीजन में भी होंगी। क्यों? क्योंकि फ्लक्स तो वहां भी चेंज हो रहा है ना, पूरे इन्फिनिटी तक कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। ये इस तरह का एंटी क्लॉकवाइज लूप बनाएंगे फील्ड लाइंस, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और टाइम के साथ बढ़ रहा है। अब मान लो कि मुझे, सर, हाँ बेटे बोलो। बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो बाहर क्यों बना? बाहर देखो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है तुम्हारा सर, बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इंड्यूस होगा। देखो अ, हमें मान लो इस वाले पाथ में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इंड्यूस हुआ है वो पता लगाना है। तो अभी जो अपन ने इक्वेशन देखी थी प्रीवियस पेज पे, वो इक्वेशन ये वाली थी। ये इक्वेशन क्या कहता है, किसी भी पाथ में डीएल पाथ में ईएमएफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंड्यूस हुआ है, तो ई डॉट डीएल का इंटीग्रल किसके बराबर होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। ये फाई क्या है, फाई चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स, राइट। फ्लक्स उस एरिया में से जो कि इस पाथ द्वारा एनक्लोज्ड है, जैसे ये अगर पाथ है तो इस पूरे एरिया में से पास होने वाला फ्लक्स है क्या, फाई। तो देखो हो सकता है कि इस बाउंड्री पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो, लेकिन अंदर हमें जब ये देखना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे एरिया का फ्लक्स देखना पड़ेगा। समझ रहे हो बेटे, इस वाले पाथ में आपको अगर ई डॉट डी एल कैलकुलेट करना है तो ये पाथ पूरा कितना एरिया एनक्लोज कर रहा है, उसमें पूरे में फ्लक्स देखना। ये बात समझ में आ रही है, समझ में आया बेटे क्यों ये होगा। बी डॉट डीएल का इंटीग्रल तो तुम एक लाइन में ही करोगे, है ना, लेकिन वो बी डॉट डीएल के इंटीग्रल को जब मैं माइनस डी फाई बाई डी टी के बराबर करूंगा तो क्या होगा बेटे, वो फ्लक्स जो है उस पूरे एरिया में से मुझे देखना पड़ेगा जो कि वो लाइन एनक्लोज कर रही है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड बाहर तो जीरो है, लेकिन उस जो भी वो एरिया पूरा एरिया एनक्लोज कर रहा है उसके कुछ पार्ट में से तो फ्लक्स पास हो रहा है ना,
और वो फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसलिए उस वाले पाथ में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। तुम ऐसे ऐसे इमेजिन करो कि ये जो बाहर वाली बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री पे मान लो तुम कोई कॉपर वायर रख देते, इस बाउंड्री पे तुम अपन क्या करते हैं, कोई कॉपर वायर रखते हैं, तो क्या उस कॉपर वायर में करंट फ्लो नहीं होगा बेटे? होगा सर। हैं? होगा सर। करंट फ्लो होगा। कैसे करंट फ्लो हो गया उसमें? और करंट को हम एन ए ई वी डी लिखते हैं, या करंट डेंसिटी को सिग्मा इंटू कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लिखते हैं ना। तो करंट डेंसिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होना चाहिए, यस सर। नहीं होना चाहिए? होना तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। मैग्नेटिक फील्ड के, अगर बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब अपन सिर्फ ये देख के यूं नहीं कह सकते कि भाई इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा अगर वो वाला पाथ जिस एरिया को एनक्लोज कर रहा है, उस एरिया में से अगर थोड़ा सा भी फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो उस पाथ में भले ही कम ही सही कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा जरूर। अब एक एक करके अपन ये कैलकुलेट करते हैं कि अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो एट आर लेस देन स्मॉल आर। अच्छा, अब यहाँ पर भी एक बात ध्यान दो कि while using this law, direction of dl vector and direction of area vector, area vector किसके लिए? to calculate flux, are related to each other. Direction of dl vector and direction of area vector to calculate flux are related to each other. Related to each other का मतलब क्या है? कि जैसे E डॉट dl की कैलकुलेशन करते समय अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो, तो फिर एरिया वेक्टर फ्लक्स की कैलकुलेशन करते समय एरिया वेक्टर आपको बाहर लेना होगा, और ई डॉट डीएल की कैलकुलेशन करते समय अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो फिर फ्लक्स की कैलकुलेशन करते समय एरिया को आपको अंदर की ओर लेना होगा। इस बात का ध्यान रखा जाए इस इक्वेशन को यूज करते समय। समझ में आ रही बात बच्चों? तुम्हें यहाँ पर दो निर्णय लेने पड़ेंगे ना इस इक्वेशन को यूज करते समय। तुम्हें दो डिसीजन लेने हैं, भैया मैं डीएल वेक्टर किधर लूं, क्लॉकवाइज लूं कि एंटी क्लॉकवाइज लूं। एलएचएस लिखने के लिए ये निर्णय लेना पड़ेगा, डीएल वेक्टर का निर्णय करना पड़ेगा। और आरएचएस में जब तुम फ्लक्स लिखोगे, तो वो लिखने के लिए तुम्हें एरिया वेक्टर का निर्णय लेना पड़ेगा। एरिया वेक्टर प्लेनर लूप है, अंदर भी ले सकते हैं बाहर भी ले सकते हैं, कौन सा लूं? तो वो हमें ध्यान रखना है कि अगर डीएल वेक्टर तुमने क्लॉकवाइज ले लिया तो एरिया वेक्टर अंदर लो, डीएल वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज ले लिया तो एरिया वेक्टर बाहर लो। ऐसा तुमको ध्यान में रखना। समझ में आई बात? हाँ सर। तो अब हम क्या करें, जैसे इस पर्टिकुलर लूप में अपन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ना, अभी के लिए अपन किस लूप में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं? आई एम फोकसिंग ऑन दिस लूप। मैं उसको अलग कलर से बना देता हूँ, इस वाले लूप पे ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है? ये ब्लू कलर, ये वाला। अब जैसा कि हमने एक क्वालिटेटिव एनालिसिस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आना चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर बढ़ रहा है। तो मैं डीएल वेक्टर को भी क्या ले लेता हूँ, डीएल वेक्टर ई डॉट डीएल करते समय डीएल वेक्टर को भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाऊंगा। तो इसका मतलब एरिया वेक्टर फ्लक्स लिखते समय किधर लेंगे, बाहर की ओर। तो क्या आएगा, ई डॉट डीएल। अब देखो, क्योंकि सिमेट्रिक फील्ड है, जैसी फील्ड है उसके आसपास हर जगह ये इस लूप के सारे पॉइंट्स बराबर बराबर दूरी पे हैं, है ना, एक जैसे हैं।
तो हम लिख सकते हैं ई डॉट डी एल का इंटीग्रेशन सिंपली आ जाएगा ई इंटू 2 पाई आर। ठीक है, और मैं ये मान रहा हूं कि ई वेक्टर भी किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, डीएल वेक्टर भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाइव। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, एरिया बाहर है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, माइनस बी इंटू एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर। तो इससे आ जाएगा ई इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू, माइनस से माइनस प्लस कैंसिल हो गया, पाई आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी। तो पाई आर से पाई आर कैंसिल हो गया, ई की क्या वैल्यू आ जाएगी, r/2 डी बी बाई, ये ई की इतनी वैल्यू। E इज इक्वल टू r/2 डी बी बाई, है ना। अब देखो अभी भी E पॉजिटिव ही आएगा ऐसा फिक्स नहीं हो गया, ये dB बाई dt पे डिपेंड करे, है ना। हाँ, अगर B बढ़ रहा है तो dB बाई dt पॉजिटिव आएगा, तो उस केस में E पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर B कम हो जाए तो ये नेगेटिव आ जाएगा, यानी जो डायरेक्शन हमने मानी थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज की जगह किधर आ जाएगा, क्लॉकवाइज आ जाएगा। समझ में आई बात बच्चों, क्लियर है। अब हम निकालते हैं एट आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, एट आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ग्रेटर देन कैपिटल आर का क्या मतलब है भाई, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि साहब मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ कैपिटल आर रेडियस तक ही, मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ कहां तक था, कैपिटल आर रेडियस तक थी। लेकिन जो मुझे अब इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है वो इससे बड़े वाली डिस्टेंस पे पता लगा, मतलब कहाँ पे पता लगाना है, मुझे पता लगाना है कुछ ऐसी, ये स्मॉल आर डिस्टेंस पर है पता, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस रीजन में। फिर से हम डीएल वेक्टर की डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज ही ले लेते हैं। ठीक है, अरे ये तो मैंने क्लॉकवाइज ले लिया, कोई बात नहीं, क्लॉकवाइज ले लेते हैं। ठीक है, डीएल वेक्टर को हमने ले लिया किधर, क्लॉकवाइज। अब डीएल वेक्टर को क्लॉकवाइज ले लिया है तो एरिया वेक्टर को किधर लेना पड़ेगा बेटे, गोइंग इनटू द प्लेन। हमारे पास इक्वेशन क्या है, ई डॉट डीएल इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई, अच्छा ई को किस दिशा में मानना चाहते हो आप, ई को अपन, देखो हमें ये मैग्नेटिक फील्ड है, किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हो, वो भी तुम्हारी मर्जी है। एक ये इक्वेशन सब बता देगी, जो भी सही होगा सब बता। ई को अपन मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अज्यूम वेक्टर ई इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
डीएल वेक्टर भी क्लॉकवाइज, ई भी क्लॉकवाइज, तो ई डॉट डीएल पॉजिटिव आ जाएगा, इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर, क्योंकि डीएल 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 मतलब ये स्मॉल आर का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। किसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बेटे, स्मॉल आर का, स्मॉल आर वाले सर्कल पे डीएल का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो 2 पाई आर, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ फाई। फाई को कितना लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बी मल्टीप्लाइड बाई एरिया। अब देखो एरिया पूरा एरिया नहीं ले सकते, एरिया में सिर्फ पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एरिया अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ है, तो cos 0 डिग्री आएगा, फ्लक्स लिखते समय, तो ये आ जाएगा E इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू -पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी। तो E की क्या वैल्यू आई बेटे, -पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू डी बी बाई, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, E की वैल्यू आई r² बाई 2r इंटू माइनस डी बी बाई, ये ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड की इतनी वैल्यू है ना। अब देखो ये माइनस साइन क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर बी टाइम के साथ बढ़ रहा होगा, बी इंक्रीजेस विद टाइम, तो इसका मतलब क्या होगा, ई नेगेटिव आ जाएगा। हमने ई को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डाला है, तो इसका मतलब ई विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। और वो होना ही चाहिए, अगर ये टाइम के साथ बढ़ रहा है तो ई किस डायरेक्शन में इंड्यूस होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और अगर बी डिक्रीजेस विद टाइम ऐसा हो रहा है, तो क्या होगा, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्लॉकवाइज में हमने माना था और पॉजिटिव ही आ जाएगा, इसका मतलब ई किस डायरेक्शन में आएगा, ई इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या ये बात क्लियर है बेटे। ध्यान दो, इवन इफ देर इज वैक्यूम इन दिस एंटायर, पूरे रीजन में यदि वैक्यूम भी है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है और वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस रीजन में बन जाएगा, बन ही जाएगा। करंट नहीं फ्लो करेगा, वैक्यूम में कैसे करंट फ्लो करेगा, करंट विल नॉट फ्लो इन दैट रीजन, बट definitely definitely electric field will be induced in that region, है ना। अब देखो ये काफी कंसेप्चुअल टॉपिक है ना, और कई एस्पेक्ट्स इसके हो सकते हैं, धीरे धीरे करके मैं क्वेश्चंस एक एक करके देता जाता हूँ, तुमको वो क्लियर होते जाएंगे क्या मसला है, पूरा मसला आखिरकार है। तो ये हमसे कहा जा रहा है कि दिस इज अ रीजन ऑफ cylindrically symmetric region of uniform magnetic field,
और इस रीजन के अंदर क्या है बेटे, हमने एक कंडक्टिंग रॉड रख दी। दिस इज अ कंडक्टिंग रॉड और इस रॉड का नाम है पी। हमें दिया हुआ है dB by dt is equal to k, where k is a positive constant. Okay, and what is pq? Pq is a metallic rod. तो हमें पता लगाना है find potential difference between ends P and Q of the rod. Also find which end is at higher potential.
हाँ बेटे क्या आया? देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो जाएंगी, है ना? किस तरह की फील्ड लाइंस क्रिएट होंगी? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज की फील्ड लाइंस क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है, सेंटर्ड अराउंड द सेंटर ऑफ सिमेट्री। इस तरह की फील्ड लाइंस जो है वो क्रिएट। अब ध्यान दो, इस तरह की फील्ड लाइंस जब क्रिएट होंगी तो क्या होगा बेटे? ये रॉड पे इस तरह से वो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक, है ना? और जो इस ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अगर मैं रॉड PQ के अराउंड इंटीग्रल पता करूं, E.dl पता कर लूं, इसके अराउंड P से Q तक, P पॉइंट से Q पॉइंट तक इंटीग्रेट कर, तो वो क्या हमें देगा? ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात। क्या यही पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा? यही चीज पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर भी हो जाएगी। वैसे ये तो हमें देगा EMF इंड्यूस्ड इन पाथ PQ, EMF इंड्यूस्ड इन रॉड PQ, ऐसा दे देगा, ठीक है। अब इसको पता करने के लिए हम एक तरीका ये यूज कर सकते हैं कि हम क्या करें, ये हमारे पास रॉड रखी हुई है, कैसी? PQ। अब देखो आप क्या करो, ये सेंटर है ना, इसको इस रॉड के एंड पॉइंट्स से ज्वाइन करो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो कॉन्सेंट्रिक हैं इस तरह से, तो ध्यान दो इस तरह की फील्ड लाइंस होने की वजह से ये जो OP और OQ जो वायर्स है ना, इनमें तो कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, लेकिन E.dl जीरो हो जाएगी फॉर O to P
E dot dl will be 0. Why? Because E is perpendicular to dl, क्योंकि OP पाथ में dl वेक्टर ऐसा लेना होगा। सिमिलरली Q से OB जब मैं जाऊंगा तो E डॉट dl की वैल्यू मेरे को 0 मिल जाएगी, क्योंकि वहां भी E वेक्टर और dl वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर। PQ पाथ में E डॉट dl कितना होगा ये तो हमें पता लगाना ही है। तो हम क्या करें, कंसिडर द होल पाथ OPQ, कंसिडर पाथ OP, पूरा क्लोज्ड पाथ मैंने कंसिडर। और जो फैराडेज लॉ है, इस लॉ को क्या बोलते हैं, फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या कहता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डीएल वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये माइनस डी फाई बाई डी टी के बराबर लेता है। डीएल वेक्टर की डायरेक्शन चुननी होती है तो वो एंटी क्लॉकवाइज मान लेते हैं। ई वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी हमने अज्यूम कर लिया है। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज ले लिया है तो जाहिर सी बात है कि एरिया वेक्टर को मुझे कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ही लेना पड़ेगा फ्लक्स की डायरेक्शन पे। तो ई डॉट डीएल का इंटीग्रेशन अगर हम लोग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, E इंटू 2 पाई इंटू स्मॉल आर ऐसा आ जाएगा। ये स्मॉल आर क्या है बच्चों, ये स्मॉल आर है O पॉइंट की दूरी। किधर से, ये O पॉइंट की दूरी है भाई, कहाँ से दूरी है, ये पूरी दूरी जो है ये क्या है, दिस इज स्मॉल आर, ठीक है, इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाइव। फाइव को मैं कितना लिखूंगा, अच्छा E इंटू 2 पाई है, ई डॉट डीएल करना है मुझे, है ना। तो ई डॉट डीएल को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ई डॉट डीएल को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक ई डॉट डीएल ओ से पी में, ओ से पी प्लस पी से क्यू प्लस क्यू से ओ, ये ऐसा ई डॉट डीएल हमको करना, और ये बराबर होगा माइनस डी फाइव बाई। अब इधर ई डॉट डीएल 0 हो जाएगा, इधर ई डॉट डीएल 0 हो जाएगा, सिर्फ पी से क्यू वाला बचेगा, पी से क्यू ई डॉट डीएल, ये किसके बराबर होगा, माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाइव। फाइव को लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड,